सूरज गुरूब हो चुका था। शाम के अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। कोठी वीरान थी। सब रिश्तेदार लाहौर वापस जा चुके थे। सिर्फ अली का जिगरी दोस्त अब्बास इसके पास था। अली ने अब्बास से कहा, अब्बास, पुलिस की कार्रवाई लंबी हो सकती है। मुझे यकीन नहीं कि पुलिस मेरी प्यारी बहन को वापस ला सकेगी और मेरे बाप के कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी। अब्बास ने कहा, अली, हम पुलिस पर भरोसा करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। अली ने गर्दन उठाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने डैडी के कातिलों और अपनी बहन रूबी को अगवा करने वालों को तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। तुम भूल गए हो शायद, मेरे डैडी ने मुझे कमांडो की जबरदस्त ट्रेनिंग दे रखी है। शायद इसी दिन के लिए इन्होंने मुझे कमांडो बनाया था। डैडी ने अपने आखिरी अल्फाज में लिखा है कि जब तक मैं इनके कातिलों से इनके कत्ल का बदला नहीं ले लेता और अपनी बहन को काफिरों से वापस नहीं छुड़ा लेता, मेरी रूह को चैन नहीं आएगा। अब्बास बोला, लेकिन अली, तुम अकेले क्या कर सकते हो। अली ने सीना तान कर कहा, कमांडो अकेला ही लड़ता है। वो अकेला ही दुश्मन की सफ़ों में घुसकर इन्हें तहस नहस कर देता है। यही मेरे डैडी ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बाप के कातिलों को जहन्नुम पहुंचाऊं और अपनी बहन को वापस लाऊं। अली का दोस्त अब्बास कुछ कहने लगा तो अली ने इसे चुप कराते हुए कहा, अब्बास, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने डैडी के कातिलों और अपनी बहन की तलाश में जा रहा हूँ। तुमसे मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि मेरे बाद तुम इस कोठी में रहकर फार्म के काम की देखभाल करना और मेरे बारे में कोई पूछे तो सिर्फ यही बताना कि मैं एक जरूरी काम से कराची गया हुआ हूँ। फिर अली ने अपने डैडी का आखिरी खून आलूद खत निकाल कर अब्बास के हवाले करते हुए कहा, यह मेरे बाप की आखिरी निशानी है। इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रखना। अली ने अपने बाप के खून आलूद खत को सब्ज रेशमी रुमाल में लपेटकर अपने दोस्त अब्बास को दे दिया और खुद अपने ऊपर डैडी के कमरे में चला गया। डैडी के कमरे में आते ही इनकी तस्वीर को देखकर इसकी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए अपने डैडी की पुरानी अलमारी खोली। इसके निचले दराज को खोला। इस दराज में से सब्ज रंग की एक डिब्बी थी। अली ने बड़ी अकीदत भरे हाथों से डिब्बी का ढक्कन उठाया तो उसके अंदर चांदी का एक गोल्ड मेडल रखा था। उस मेडल पर एक तलवार बनी हुई थी। उसके ऊपर या अली लिखा हुआ था। ये अली के डैडी रिटायर्ड कैप्टन कमांडो बहादुर हुसैन शाह का कमांडो का निशान था, जो इन्हें बहादुरी के सिले में मिला था। उनकी कमांडो रेजिमेंट की तरफ से दिया गया था। या अली कमांडो का नारा होता है। कमांडो दुश्मन पर टूट पड़ने से पहले हमेशा या अली का नारा बुलंद करता है। अली ने इस मेडल को चूमकर आंखों से लगाया और इस पर हाथ रखकर बुलंद आवाज में या अली का नारा लगाया और कहा, डैडी, मैं कमांडो अली, आपका बेटा, इस मुकद्दस निशान पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि दुश्मन काफिरों पर बिजली बनकर टूटूंगा और उनसे आपके कत्ल का बदला लूंगा और अपनी बहन को उनके नरगे से निकाल कर ले आऊंगा। बल्कि जिन्होंने मेरी बहन को अगवा किया है उनके खानदान के एक एक शख्स को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। अली ने एक बार फिर मेडल को चूम कर आंखों से लगाया। मेडल वाली डिब्बी को बंद करके दराज बंद किया, अलमारी को ताला लगाया और तेज तेज कदमों से चलता अपने कमरे में आ गया। अली ने अपने कमरे में आकर अलमारी में से अपना कमांडो चाकू निकाला। इसे खोलकर चूमा, इसे बंद करके जैकेट की जेब में रखा। फिर अपना 12 बोर के जर्मन पिस्तौल भी पूरा मैगजीन भरा। 6 मैगजीन के पैकेट अपनी जैकेट की जेब में संभाल कर रखे। अलमारी के निचले खाने में उसने अपने 600 रुपए रखे थे। वो नोट भी इसने निकालकर अपनी पतलून की पिछली जेब में ठूंस लिए। पिस्तौल को चूमकर इसे जेब में डाला और नीचे आ गया। इसका दोस्त अब्बास ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था। उसने अली को आते देखा तो रुक गया। अली की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसका चेहरा इंतकाम की आग में सुर्ख हो रहा था। उसने आगे बढ़कर अली से कहा, मेरे दोस्त, एक बार फिर सोच समझ लो। तुम दुश्मन काफिरों के मुल्क हिंदुस्तान जा रहे हो। तुम बॉर्डर किस तरह क्रॉस करोगे। अली ने अपने दोस्त अब्बास को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, अब्बास, कमांडो ऐसी बातें नहीं सोचा करते। कमांडो सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके अपने खतरनाक मिशन पर निकलता है। वो दुश्मनों के दरमियान अपना रास्ता बनाता जाता है। मैं कमांडो बॉय हूँ, कमांडो अली हूँ। मैं किसी बेगुनाह को कत्ल करने नहीं जा रहा। मैं अपने बाप के कातिलों से कत्ल का बदला लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी अगवा की गई मासूम बहन को काफिरों के पंजे से छुड़ाने जा रहा हूँ। तुम मुझे क्यों रोकते हो। अब्बास ने कहा, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ अली, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है। वहाँ कदम कदम पर खतरा है। बॉर्डर पर इंडियन फौज बैठी है। तुम्हारे पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है।
अली ने जेब से पिस्तौल निकालकर इसे दिखाते हुए कहा, ये पिस्तौल ही मेरा पासपोर्ट है और यही मेरा वीज़ा है। अली आगे बढ़ा तो अब्बास ने कहा, मगर तुम जाओगे कहाँ, कहाँ रहोगे, वहाँ क्या खाओगे? अली दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने पलटकर अब्बास की तरफ देखा और कहा, अब्बास मैं कमांडो हूँ, अल्लाह का शेर हूँ, अली का शेर हूँ, और शेर जहाँ जाता है अपनी खुराक और जगह खुद पैदा कर लेता है। तुम इस घर की हिफाजत करना, हो सकता है मैं तुम्हें किसी नामालूम जगह से टेलीफोन करूं। ये कहकर अली ड्राइंग रूम से निकला और कोठी के पीछे अपने डैडी की कब्र पर गया, फातिहा पढ़ी और दुआ मांगी। फिर अपने बाप की कब्र पर हाथ रखकर बोला, डैडी मैं आपके खून का बदला लेने जा रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ जब तक अपनी प्यारी बहन रूबी को दुश्मनों से निकालकर आपके कातिलों को मौत की नींद सुला नहीं दूंगा, वापिस नहीं आऊंगा। ये कहकर अली बाप की कब्र पर से उठा और कोठी के गेट से बाहर आ गया। एक रात का अंधेरा चारों तरफ खेतों में फैल गया था। अली की शिराट कार के पास इसका दोस्त अब्बास खामोश सर झुकाए खड़ा था। अली तेज तेज कदम उठाता आया, कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, अब्बास को साथ बैठने का इशारा किया, कार स्टार्ट की और इसे तेजी से निकालकर कच्ची सड़क पर आ गया। इसका रुख इंडिया यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ था। उसने जानबूझकर गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं जलाई थी। वो तेज रफ्तारी से गाड़ी को भगाए लिए जा रहा था। सारे इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि स्मगलर किस रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। चारों तरफ खेतों पर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान तारों से भरा हुआ था। तारों की रोशनी बड़ी फीकी फीकी थी, दरख्त सायों की तरह लग रहे थे। अली का चेहरा संजीदा था। वो पुरअज़म आंखों से सामने देख रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर दाएं बाएं हरकत कर रहे थे। काफी दूर जाने के बाद कच्ची सड़क से उतरकर अली एक पथरीले रास्ते पर आ गया। यहाँ कार के नीचे पत्थर उड़ने लगे थे। अली ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अब्बास ने कहा, अली क्या तुम दिन को बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे? अली ने करख्त आवाज में कहा, नहीं, और गाड़ी को बड़ी एहतियात से चलाते हुए आगे ही आगे बढ़ता चला गया। अब दूर सामने पहाड़ नजर आने लगे थे। इन पहाड़ों के पार दुश्मन काफिरों का मुल्क था, जहां इसके बाप के कातिल रहते थे और जहां इसकी प्यारी बहन रूबी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। 10-15 मील चलने के बाद गाड़ी छोटे छोटे टीलों और पहाड़ियों के दरमियान आ गई। इन टीलों और पहाड़ियों पर छोटे कद की झाड़ियां छतरियों की तरह उगी हुई थीं। अब रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। गाड़ी का आगे जाना मुमकिन ना था। अली ने गाड़ी एक तरफ रोक ली। बाहर निकलकर अपनी बाईं जानिब वाली छोटी पहाड़ी को अंधेरे में गौर से देखा। उसने पहाड़ी को पहचान लिया था। फिर अपने दोस्त अब्बास की तरफ पलटकर बोला, अब्बास तुम गाड़ी वापस ले जाओ, खुदा हाफिज। और वो अब्बास के जवाब का इंतजार किए बगैर पहाड़ी की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते अंधेरे ने इसे अपने अंदर छुपा लिया। अब्बास ने हाथ उठाकर खुदा के हुजूर अली की जिंदगी की दुआ मांगी और गाड़ी लेकर वापस रवाना हो गया। अली कुछ दूर पहाड़ी के साथ साथ चलता गया। आगे एक गहरी घाटी थी। इस घाटी में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अली को मालूम था कि वहाँ एक बरसाती नाला है जिसके दूसरी तरफ एक सुरंग बनी हुई है। उसे इस सुरंग तक पहुंचना था। अली अब एक बहादुर कमांडो बन गया था। वो एक पत्थर से छलांग लगाकर अंधेरे में दूसरी चट्टान पर आ गया। झुककर चलते ऐसी आंखों से घाटी में देखा, फिर कान लगाकर सुना। जब उसे यकीन हो गया कि घाटी में कोई फौजी गश्त नहीं लगा रहा, तो एक तरफ पत्थरों की ढलान पर से उतरता हुआ नीचे घाटी के बरसाती नाले में आ गया। नाला खुश्क था। इस नाले में सिर्फ बरसात के दिनों में पानी आता था। अली एक जाबाज कमांडो की तरह चारों तरफ अंधेरे में देखता पौधों और दरख्तों की खास किस्म की खुशबुओं को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने कमांडो चाकू खोलकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। अगर किसी तरफ से कोई लोमड़ या रीछ इस पर हमला कर दे तो वो इसका मुकाबला कर सके। जब वो बरसाती नाले को पार कर गया तो इसके सामने एक ऊंचा पहाड़ आ गया। यही वो पहाड़ था जिसके अंदर एक सुरंग बनी हुई थी, जो पहाड़ों के अंदर ही अंदर से होती हुई हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर पर जा निकलती थी। अली पहले कभी इस सुरंग में से नहीं गुजरा था। उसने स्मगलरों की जबानी सुन रखा था कि सुरंग खतरनाक है और इसके अंदर बिच्छू और कभी कभी कोई खूनख्वार रीछ भी मौजूद होता है। शायद इसीलिए अब स्मगलर इस सुरंग के जरिए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे, लेकिन अली इसी सुरंग के जरिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था, क्योंकि सुरंग में वो महफूज था। बाहर खुली जगह से बॉर्डर क्रॉस करने का इसे तजर्बा ना था। किसी भी तरफ से सिक्योरिटी फोर्स वालों की गोली आकर इसका काम तमाम कर सकती थी। सुरंग में अंधेरा था। अली ने अल्लाह का नाम लिया और सुरंग में दाखिल हो गया। खुला हुआ कमांडो चाकू उसके सीधे हाथ में था
वो सुरंग की दीवार के साथ लगकर चल रहा था। सुरंग के फर्श पर छोटे बड़े पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग बाएं जानिब घूम गई। यहाँ कमांडो अली रुक गया। इसने कान लगाकर दूसरी तरफ अंधेरे और खामोशी में सुनने की कोशिश की। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अली के पास माचिस थी, लेकिन वो इसे जलाना नहीं चाहता था, क्योंकि खतरा था कि दुश्मन वहां छुपा हुआ हो और रोशनी में उसे अली की शक्ल नजर आ जाए। वो दीवार पर हाथ रखे कदम कदम आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे किसी जानवर के हू हू करने की आवाज सुनाई दी। अली दीवार के साथ लग गया। चाकू वाला हाथ ऊपर उठा लिया कि अगर जानवर इस पर हमला करे तो अपनी हिफाजत कर सके। एक जानवर हू हू करता भागता हुआ उसके आगे से गुजर गया। ये शायद कोई सूअर था। जब इसकी आवाज दूर हो गई तो अली फिर आगे बढ़ने लगा। सुरंग 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद सीधी हो गई थी। अली के आगे कई जाले लटके हुए आए, जिन्हें वो हाथ से तोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। अभी तक उसे दूसरी तरफ से कोई रोशनी नजर नहीं आई थी। एक जगह उसे पानी गिरने की आवाज आई। पहाड़ी के अंदर किसी जगह से पानी निकलकर नीचे एक चश्मे में गिर रहा था। अली वहां से भी गुजर गया। वो काफी देर तक सुरंग के अंदर कदम कदम चलता रहा। सर्दी के बावजूद उसे पसीना आ गया था। आखिर इसने सुरंग का मोड़ एक जगह से काटा तो उसके पसीने भरे चेहरे से ठंडी हवा का झोंका टकराया। वो समझ गया कि सुरंग का दूसरा सिरा करीब ही है। अली ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी देर बाद इसे सुरंग के अंधेरे में दूर एक फीकी फीकी नीली रोशनी का दायरा सा नजर आया। ये सुरंग का दूसरा दरवाजा था। अली दबे पांव कदम उठाता सुरंग की दीवार के साथ साथ चलता सुरंग के दूसरे सिरे पर आकर बैठ गया। चाकू इसने बंद करके जेब में रख लिया और दूसरी जेब से ऑटोमेटिक जर्मन पिस्तौल निकालकर इसके मैगजीन को चेक किया और सुरंग के अंदर झांक कर देखा। इसके सामने एक खुली जगह थी, एक वीरान मैदान सा था। वो समझ गया कि ये इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों के दरमियान की जगह है, जिसे नो मीन्स लैंड कहा जाता है। एक जीप तेजी से गुजर गई जिसकी रोशनियां बुझी हुई थीं। अली ने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया। अब यह बात साबित हो गई थी कि सामने हिंदुस्तान का इलाका शुरू होता था, जहां अली के डैडी के कातिल और उसकी बहन को अगवा करने वाले रहते थे और जिनसे खूनी इंतकाम लेने अली जा रहा था। जब जीप की आवाज दूर जाकर पहाड़ी इलाके में गुम हो गई तो अली ने अल्लाह का नाम लिया और सुरंग से बाहर निकल आया। वो झुककर एक एक कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। हर तरफ मौत जैसी खामोशी थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सितारों की रोशनी में खुला पहाड़ी मैदान ऐसे नजर आ रहा था जैसे अली ने आंखों पर गहरे काले शीशों वाली ऐनक चढ़ा रखी हो। ऑटोमेटिक पिस्तौल अली के हाथ में ही था। वो एक जगह बैठ गया और रात के अंधेरे में सामने की तरफ देखने लगा। सामने थोड़ी सी खुली जमीन थी। उसे दौड़कर इस जमीन को पार करना था, फिर वो पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान में दाखिल हो जाता। इस खुली जगह को पार करने में खतरा भी था। दोनों तरफ से सरहद से गोली आकर उसे हलाक कर सकती थी, लेकिन अली को हर हालत में ये इलाका पार करना था। अगर वो स्मगलर होता तो मौका पाकर दौड़कर वो खुली जगह पार कर लेता, मगर अली स्मगलर ना था, वो एक कमांडो बॉय था। वो एक बहादुर और खतरों का मुकाबला करने वाले कमांडो की तरह ये इलाका पार करना चाहता था। अली फौरन जमीन पर औंधे मुंह लेट लिया और कोहनियों के बल आगे रेंगना शुरू कर दिया। वो जमीन पर मगरमच्छ की तरह लेट रहा था। झाड़ियां खत्म होने पर खुली जगह आ गई। अली ने अपना सर नीचे कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। अगर अली को उसके डैडी ने कमांडो की ट्रेनिंग ना दी होती तो उसके लिए ये मैदान रेंग कर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन कमांडो होने की वजह से वो मैदान पार करके दूसरी तरफ झाड़ियों में पहुंच गया। वहां जाते ही उसने अपना सर नीचे डाल दिया और सांस दुरुस्त करने लगा। जब जरा उसका सांस ठीक हुआ तो उसने गर्दन उठाकर देखा। उसके सामने अंधेरे में छोटे छोटे टीले फैले हुए थे। कहीं कहीं दरख्त और झाड़ियां भी थीं। अली ये मालूम करना चाहता था कि क्या वो हिंदुस्तान के इलाके में पहुंच गया है या अभी तक पाकिस्तान में ही है। वो उठा और झुककर आगे बढ़ा। खतरा था कि कहीं आसपास ही कोई हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्स या फौज का कोई मोर्चा ना हो। अब गोली के जवाब में गोली चलाना खतरनाक बात थी। चुनाचे अली ने ऑटोमेटिक पिस्तौल जेब में रखकर चाकू निकालकर पकड़ लिया। वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे पीछे होता एक टीले की तरफ बढ़ा तो उसे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। अली जल्दी से टीले की दीवार के साथ अंधेरे में हो गया। आवाज करीब आ रही थी। ये 2 इंडियन फौजी थे। एक कह रहा था, भगवान ने चाहा तो मुझे छुट्टी चंडीगढ़ जाकर अपनी बीमार बीवी को देखभाल करना चाहता हूँ। दूसरे फौजी ने कहा, सूबेदार तिवारी लाल तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर लेगा, तुम फिक्र ना करो।
दोनों बातें करते अली के करीब से गुजर गए। अली ने अपना सांस रोक रखा था। इनकी बातों से साबित हो गया था कि यह हिंदुस्तान का इलाका है। अली ने इत्मीनान का सांस लिया कि वो हिंदुस्तान के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने चाकू बंद करके जेब में डाला और टीले की ओट से निकलकर सामने वाली पहाड़ी की तरफ चलने लगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। इसे कमांडो ट्रेनिंग में जंगल में इसी तरह से चलना सिखाया गया था कि उसका पांव अगर सूखे पत्तों पर भी पड़े तो आवाज पैदा ना हो। इतना अली को मालूम था कि यह हिंदुस्तान का जम्मू का पहाड़ी इलाका है, मगर उसे ये पता ना था कि इसके बाप के कातिल और इसकी बहन रूबी को अगवा करने वाले बदमाश गंडा सिंह और टेकम दास इसी इलाके में छुपे हुए हैं या कहीं आगे दिल्ली वगैरह की तरफ निकल गए हैं। अली ने सिख स्मगलर गंडा सिंह को एक दरबार में देखा था जब वो दिन के वक्त इसके डैडी से मिलने और इन्हें स्मगलिंग में अपने साथ शामिल करने के सिलसिले में आया था, मगर अली ने दूसरे हिंदू स्मगलर टेकम दास को कभी नहीं देखा था। अली के डैडी ने अपने आखिरी खत में यही लिखा था कि मुझे गंडा सिंह और टेकम दास ने कत्ल किया है। इसका मतलब साफ यही निकलता था कि यही लोग इसकी बहन को भी इसके डैडी के खत के मुताबिक अगवा करके ले गए थे, लेकिन टेकम दास का सुराग लगाना भी कोई मुश्किल बात ना थी। अली तो यही अहद करके घर से निकला और बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आया था कि वो इन दोनों बदमाशों, काफिरों और कातिलों से बदला भी लेगा और अपनी प्यारी बहन को उनके चुंगल से आजाद भी कराएगा। अली यही दिल में सोचता पहाड़ी की तरफ चला जा रहा था। खुला हुआ चाकू इसके हाथ में था। वो रुक रुक कर चल रहा था। अचानक अली का पांव एक पत्थर से इस तरह से टकराया कि वो फिसल गया और गिर पड़ा। उसी वक्त किसी ने आवाज दी, हाल्ट, कौन है? अली बिजली जैसी तेजी से उठकर एक बड़े दरख्त के पीछे अंधेरे में बैठ गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हवलदार मंगल सिंह, इधर कौन था? पहले ने जवाब दिया, आवाज मैंने भी सुनी है, मैं देखता हूँ। अली सांस रोककर बैठा रहा। अंधेरे में वो आंखें फाड़े इर्द गिर्द देख रहा था। इसे मालूम हो गया था कि वो गलती से इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की किसी चौकी की तरफ निकल आया है। उसे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई इसकी तरफ बढ़ रहा था। अली चौकन्ना हो गया। अंधेरे में उसने एक सिख फौजी को अपनी तरफ आते देखा। उसके हाथ में राइफल थी और वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता चला आ रहा था। अली बैठा हुआ था। वो आहिस्ता से उठकर दरख्त के पीछे इस तरह से खड़ा हो गया कि अगर इस पर हमला हो तो वो इसका मुकाबला कर सके। सिख फौजी ने अपने साथी को आवाज दी, ओए सीताराम, इधर तो कोई नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आई, हवलदार मंगल सिंह, कोई पाकिस्तानी जासूस ना हो, गौर से तलाश करो। ये सिख हवलदार मंगल सिंह था। वो इस दरख्त की तरफ आया जिसके पीछे अली छुपा हुआ था। अली के अंदर का कमांडो पूरी तरह से बेदार हो चुका था। उसने खुला कमांडो चाकू तो मजबूती से हाथ में थाम लिया था। वो हर किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। सिख हवलदार दरख्त के बिल्कुल करीब अली की तरफ पीट करके रुक गया। राइफल उसने इस तरह हाथ में पकड़ रखी थी जैसे अभी फायरिंग शुरू कर देगा। अली साकत सा बुत बना दरख्त के पीछे खड़ा था। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा जंगल खामोश था। पहले तो अली ने सोचा कि वो खामोशी से रेंगता हुआ वहां से दूसरी तरफ निकल जाए, लेकिन बहुत जल्द उसने महसूस किया कि ऐसा करने से आवाज पैदा होगी और सिख हवलदार इसे फौरन गोली मारकर हलाक कर डालेगा। अली अभी मरना नहीं चाहता था। उसके सामने एक बहुत बड़ा मिशन था। उसकी मंजिल अभी दूर थी। चुनाचे अली ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि इस सिख हवलदार से पीछा छुड़ाना चाहिए और इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उसे कमांडो के तरीके से हलाक कर दिया जाए और ऐसे हलाक किया जाए कि इसकी हल्की सी आवाज भी ना निकल सके। इसकी ट्रेनिंग ने अपने कमांडो डैडी से खास तौर पर हासिल की थी। सिख हवलदार दरख्त पर पीठ लगाए खड़ा था और राइफल पकड़े अंधेरे में दाएं बाएं देख रहा था। मोर्चे में सीताराम की आवाज फिर आई, ओए हवलदार, क्या कर रहे हो? दुश्मन मिला कि नहीं? हवलदार मंगल सिंह ने जवाब दिया, ओए तुम चुप करके बैठे रहो। अगर ये पाकिस्तानी जासूस है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में अली ने एक माहिर कमांडो की तरह यह हिसाब लगा लिया था कि उसे किस तरफ से चाकू का वार करना होगा। सिख हवलदार दरख्त के एक तरफ और कमांडो अली दरख्त के दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा था। अली इस तरह से हमला करना चाहता था कि सिख हवलदार को फायर करने या मुंह से जरा सी आवाज भी पैदा करने का मौका ना मिल सके। यही एक कमांडो का कमाल होता है, क्योंकि अगर हवलदार ने फायर कर दिया तो वहां सारे सिपाही खबरदार हो जाते और अली के लिए वहां से फरार नामुमकिन था। कमांडो अली को एक ही वक्त में सिख हवलदार की गर्दन को बाजू से दबोचना और एक ही वक्त में चाकू से उसकी शहरक पर फेरना था।
कमांडो चाकू के फल पर दरांती की तरह दंदाने बने हुए थे। इसके वार से दुश्मन की गर्दन कभी सलामत ना रह सकती थी। सिख हवलदार वहां से आगे जाने ही लगा था कि अली ने दिल में या अली का खामोश नारा लगाया और शेर की तरह लपक कर एक बाजू सिख हवलदार की गर्दन में डाला और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से चाकू फेर दिया और फिर जल्दी से इसे नीचे गिरा दिया। सिख हवलदार की गर्दन आधी से ज्यादा कट गई थी। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।